गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? ऑप्शन ए बेब मिलर, बी एडवर्ड मुरो, सी कार्ल बर्नस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बेब मिलर। बेब मिलर ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था और ये क्या थे? अमेरिकी पत्रकार। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। धरसाना विरोध प्रदर्शन हुआ कब था? ये हुआ था मई 1930 में। धरसाना सत्याग्रह है वो हुआ था मई 1930 में। क्वेश्चन नंबर 2, राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सतारा, बी रायगढ़, सी पुणे, डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रायगढ़। रायगढ़ में राजा शिवाजी को छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 को एक प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनका नाम है गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया और तभी कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे कराया, तो उनका नाम है गंगा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी पारसी धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। पाली कैनन जो है वो बौद्ध धर्म का क्या है? मूल ग्रंथ है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र और पारसी धर्म का है जैन अवस्था। तो पाली कैनन है वो कौन से धर्म का है? बौद्ध धर्म का। पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। जैन अवस्था किसका है? ये पारसी धर्म का मूल ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4, 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी मांग की? ऑप्शन ए दलित वर्ग हेतु आरक्षण, बी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सी हिंदू मंदिरों में प्रवेश, डी अस्पृश्यता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें भीमराव अंबेडकर ने जो मांग की थी वो की थी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 1930 में पहला हुआ, 31 में दूसरा हुआ और 32 में तीसरा हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने किसकी मांग की थी? दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। 1930 में पहला, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? ऑप्शन ए गजल, बी ध्रुपद, सी सूफियाना कलाम, डी कव्वाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ध्रुपद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो सबसे प्राचीन रूप है वो है ध्रुपद।
गज़ल और कव्वाली की मैं बात करूं तो इसकी जो जन्मदाता आविष्कारक माने जाते हैं वो है अमीर खुसरो, और सूफियाना क्या है, एक सूफियों का एक समारोह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ध्रुपद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप ध्रुपद है। ध्रुपद के निर्माता स्वामी हरिदास हैं। गज़ल और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सूफियाना कलाम है, ये क्या है, ये एक सूफी समारोह है। क्वेश्चन नंबर 6, रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1919, बी 1918, सी 1921, डी 1922। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1919 में। रोलेक्ट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। इसे ही नाम दिया गया था काला कानून। रोलेक्ट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया। रोलेक्ट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जब चाहे और जिसे चाहे, जितने दिन चाहे उतने दिन के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको संदेह के आधार पर क्या कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, और जितने दिन चाहे उतने दिन के लिए उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो कब लागू हुआ था रोलेक्ट एक्ट? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी अबुल फजल, सी अमीर खुसरो, डी बान भट्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अबुल फजल की हम बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी। बान भट्ट ने क्या लिखी थी? बान भट्ट ने लिखी थी कादम्बरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद यानी भारत का तोता किसे कहा जाता है? वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हें तबला का आविष्कारक माना जाता है। तो प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। बान भट्ट ने कादम्बरी की रचना की। सितार और तबले के आविष्कारक का जो श्रेय है वो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और इन्हें ही तूतिए हिंद यानी कि भारत के तोते के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बी अरावली की पहाड़ियाँ, सी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, डी शिवालिक की पहाड़ियाँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ अपना वाटरफॉल करती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 9, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी, बी जास्कर श्रेणी, सी कैलाश श्रेणी, डी लद्दाख श्रेणी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी हिमालय का ही एक भाग है और जिसका प्राचीन नाम क्या था? कृष्णगिरी था। काराकोरम का प्राचीन नाम क्या था? कृष्णगिरी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? ऑप्शन ए नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, बी भारतीय संग्रहालय, सी राष्ट्रीय संग्रहालय, डी सलारगंज संग्रहालय।
इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन ए, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम था जानकी भवन। क्या था? जानकी भवन, जिसको बाद में संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है, और कटक में कौन सा है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कटक उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केवड़िया, बी ललितपुर, सी भिलाई, डी पटना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केवड़िया। केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यह एकता के भाव को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वृद्ध या महान हिमालय, बी निम्न हिमालय, सी शिवालिक, डी महाभारत हिमालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वृद्ध या महान हिमालय। हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वतमाला है उसे कहते हैं वृद्ध या महान हिमालय। हिमाद्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या वृद्ध हिमालय के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? इस महान हिमालय में स्थित है। भारत में नागा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा पर्वत उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में, जो सारी चोटियां हैं, पर्वत हैं, वो भी कहाँ स्थित हैं? वो भी वृद्ध हिमालय यानी कि महान हिमालय में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, महावेली गंगा किसकी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच क्या है? स्थित है। कौन सी? पाक जल संधि। पूछा जाता है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत के कौन से राज्य से? तमिलनाडु, और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच ये स्थित है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन ए पालकोंडा की पहाड़ियाँ, बी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, सी इलायची की पहाड़ियाँ, डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पालकोंडा की पहाड़ियाँ। पालकोंडा की पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी घाट का, दक्षिण भारत के पूर्वी घाट का घाट है जो उसके पर्वत का भाग है, और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। वो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसीलिए नीलगिरी की पहाड़ियों को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोंडा की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पूर्वी घाट की पर्वतमाला का भाग है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल में है।
दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामलाई की पहाड़ी में अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, कितना है? 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? वो है अरुणाचल प्रदेश का, 17 वर्ग प्रति व्यक्ति किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का है जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन ए सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी जनता, सी विपक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जनता। लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ दल होता है, यानी कि जिस सत्ता की सरकार होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जवाबदेही किसके प्रति होता है? जनता के प्रति वो जवाबदेही होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सभापति। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वो हैं श्री जगदीप धनखड़। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संविधान के चुनाव हुए थे। ऑप्शन ए जनवरी 1945, बी जुलाई 1946, सी दिसंबर 1946, डी अगस्त 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जुलाई 1946 में संविधान के क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। तभी संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तब अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए 3, 2, 1 या संशोधन नहीं किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1। संविधान की जो उद्देशिका बोले या फिर बोले हम प्रस्तावना, तो इसका संशोधन एक बार हुआ है
42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में प्रस्तावना में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसलिए प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। कब हुआ था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। संविधान की उद्देशिका में संशोधन 1 बार 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। इसके द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।